नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉपर बाबू में। तो दोस्तों, ये मेंटल एप्टीट्यूड की आपकी दूसरी क्लास है जिसमें हम 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट एंड 18 तारीख की सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो सर्वप्रथम हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। आप एक बार ये सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस क्लास के बाद में जो अगली क्लास होगी उसमें ये सारे क्वेश्चन चैप्टर जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिनमें प्रीवियस ईयर भी होंगे। यूपीएसआई के लेवल तक के मैं प्रीवियस ईयर आप लोगों को कराऊंगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं अपन लोग अपनी क्लास। ठीक है दोस्तों। तो देखिए 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चनों पे आते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, तो हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेजने चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, कानून आपको पालन कराना है, ग्राम सभा इसमें कुछ नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाता है आपका क्रॉस। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। दोस्तों ये हो सकता है। और अगला ऑप्शन है, पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए। दोस्तों नहीं, आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 23 साल से बड़ी है, तो आप उसे फुसला तो नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो फिर भी 18 साल के बाद बालिग हो जाता है, 23 साल की है तो वो बालिग है, वो अपनी मर्जी से भी जा सकती है। और चौथा ऑप्शन है, अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए। देखिए वो भाग गई है साथ में, उसका अपहरण नहीं किया गया, तो ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, सहमति हो तो आपराधिक सुलह के बिना आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। अब तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सार हम लोग पहले समझते हैं। ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि कोई अंतर धार्मिक जोड़े हैं, मतलब अलग अलग धर्म के जोड़े हैं जिन्होंने शादी कर ली है, और उन्होंने शादी कर ली है, उन्हें अलग अलग संगठनों से उत्पीड़न की धमकी मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन है, प्रक्रिया के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए। इसको अभी होल्ड करते हैं, हो सकता है ये हो। अगला ऑप्शन देखते हैं, जोड़ों को सार्वजनिक बातचीत संपर्क में बचने के लिए सलाह देनी चाहिए। दोस्तों नहीं, ये नहीं कर सकते हैं कि वो सार्वजनिक बातचीत न करें, उन्होंने शादी की है तो सार्वजनिक बातचीत करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन है, उनको स्वैच्छिक भौतिक शारीरिक अलगाव का सुझाव देना चाहिए। नहीं दोस्तों, उन्हें आप शारीरिक अलगाव का सुझाव भी नहीं दे सकते हैं। चौथा ऑप्शन है, जोड़े को सुरक्षा कवर, घेरा और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन आपका सही होगा। आपको उन्हें सुरक्षा देनी होगी, और वो कहीं भी जा रहे हैं उन्हें सुरक्षा कवर प्रदान करना होगा, ताकि उनके साथ कुछ भी गलत ना हो पाए। क्योंकि हमारे संविधान में अंतर धार्मिक जो शादी करने का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही धर्म से शादी कर सकते हैं, आप दूसरे धर्म से भी शादी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधन के साथ सॉरी दोस्तों, हाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन हो चुका है अपना। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ दोस्तों, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों से आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी गई है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या करना चाहता है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ये तो सारे क्वेश्चनों में होगा। दूसरा है, प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित, मतलब वेतन बढ़ाने के लिए श्रमिक जो है कह रहे हैं वो उत्तेजित हो गए हैं, आवश्यक सेवाओं को बंद करने की धमकी दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 है, अवैध हड़ताल कार्रवाई के लिए जुर्माना और शुल्क लगाएंगे, या पणधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए।
तीसरा ऑप्शन है महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अवरुद्ध करने के प्रयासों को बलपूर्वक रोकना चाहिए। चौथा ऑप्शन है व्यवधान की धमकियों के लिए यूनियन नेताओं को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन बी नंबर सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों? आप पणधारक मतलब जो उनसे श्रम करवा रहे हैं श्रमिकों से, पणधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए। मतलब आप श्रमिकों और जो पणधारक हैं उनके बीच में संवाद कराएंगे ताकि ये विवाद को सुलझाया जा सके और जो उनकी वृद्धि है उसको किया जा सके, ये जितना भी जरूरी है सिर्फ उतनी वृद्धि की जा सके। इसके लिए आप पणधारकों और श्रमिकों के बीच में संवाद का आयोजन करेंगे। ठीक है, इसमें आप उनकी सहायता करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं। ठीक है दोस्तों, आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं। आप पिछले 5 वर्षों से उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया है। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब आपका ट्रांसफर कर दिया गया है, जो है शहरी पुलिस स्टेशन में कर दिया गया है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है यह एक कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? तो दोस्तों इसके कुछ नियम है, ठीक है, समझ लीजिए। पुलिस विभाग आपको जो भी जिम्मेदारी देगा आपको उसे स्वीकार करना होगा। आप नहीं जानते हैं उसे सीखने की कोशिश करनी होगी। ठीक है दोस्तों, इसी चीज को माइंड में रख करके ही आप चलेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या, स्थानांतरण को अनिच्छा से स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप अगर आपका स्थानांतरण हुआ, आपको कोई नई जिम्मेदारी दी गई है तो आप उसे अच्छे से स्वीकार करेंगे। ठीक है दोस्तों, अनिच्छा से बिल्कुल नहीं करेंगे, पूरी इच्छा से, पूरे मनोभाव से। ठीक है, चलते हैं अगला ऑप्शन, स्थानांतरण को अपने कैरियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। दोस्तों यही ऑप्शन आपका सबसे सही है, मतलब आप स्थानांतरण को अपने करियर के विकास के रूप में स्वीकार करेंगे और अगली आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। किसी अन्य ग्रामीण स्टेशन पर स्थानांतरण की मांग करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। जहां आपको जिम्मेदारी दी गई है आप वहां की जिम्मेदारी निभाएंगे। ठीक है, स्थानांतरण रद्द करने का अनुरोध करना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको नई जिम्मेदारी दी गई, आप उसको स्वीकार करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन एक महत्वपूर्ण चरण में है। मतलब आप किसी अपहरण, बंधक का मतलब होता है अपहरण, किसी का अपहरण हो गया, उसका ऑपरेशन चल रहा है और आप उसके नेतृत्व में हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, ये जो ऑपरेशन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है, टीम के बीच ऑपरेशंस की जिम्मेदारियों के कार्यों को रणनीतिक रूप से बांटना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है, निपुण सेकेंड इन कमांड को पूरी तरह से बागडोर सौंपनी चाहिए। ऑपरेशन सुलझने समाप्त होने तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए। चौथा, अपनी डिप्टी को परिचालन रणनीति सौंपना चाहिए लेकिन अधिकार अपने पास रखने चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें से मुझे थोड़ा सा कहीं ये सही लग रहा है, बट ये पूरी तरीके मुझे सही नहीं लग रहा है। इसमें अगर ऑप्शन ऐसा होता कि आप बच्चे की जिम्मेदारी अपने परिवार में किसी और को दे करके आप इस ऑपरेशन पर पूर्णतः ध्यान लगाएंगे, तो वो ऑप्शन सबसे अच्छा होता। बट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब आयोग क्या इसको देता, वो आयोग के ऊपर निर्भर करता है, बट अब पेपर कैंसिल हो चुका है तो आयोग पता नहीं क्या देता। अभी तो मेरे अनुसार ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग भी इसमें कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के अनुसार आपको क्या सही लग रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? कोई चोरी की गई है, प्रतिरूपण है, उसकी जांच करने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे जांच करेंगे? देखिए, एक टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों की आईटी संपत्तियों का विश्लेषण करेंगे, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरा, किसी भी पुनर्प्राप्त फिशिंग किट को रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए अदालत से अधिकार प्राप्त करनी चाहिए। दोस्तों ये सही लग रहा है, मतलब इसका फिशिंग किट मतलब जो भी आपने पकड़ा है उसमें
जो भी चोरी की गई चीज है उनको पकड़ा है। और जो भी मतलब इसमें क्या है ना, चोरी प्रतिरूपण मतलब साइबर क्राइम है ये। और साइबर क्राइम है तो फिशिंग की टेक होती है उसमें। फिशिंग मतलब किसी के साइबर अपराध है कि किसी के कंप्यूटर का पासवर्ड हैक करना, या हैकिंग, सीधे आप समझिए हैकिंग करना। ठीक है, तो उसे आप कैसे उसको उसकी जांच कैसे करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब आप उल्टा चलेंगे। उसने क्या किया और आपका हैक किया, तो कैसे हैक किया आप उल्टा जा करके प्राप्त करेंगे। ठीक है जी दोस्तों, ये ऑप्शन मुझे सबसे सही लग रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। ये बैंक जानकारी निकालने के लिए पीड़ितों को व्यक्तिगत रूप से जानकारी होने का नाटक करके कॉल करना चाहिए। बिल्कुल गलत दोस्तों, ये नहीं करेंगे आप। डार्क वेब पर आधारित खरीदारों के रूप में अभिनय करके एथिकल हैकिंग जाल स्थापित करने चाहिए। नहीं दोस्तों, ये भी नहीं करेंगे। साइबर क्राइम है, आप इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग का ही प्रयोग करेंगे। इसको याद रखिएगा, रिवर्स इंजीनियरिंग शब्द ये आपको बार बार मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त, मतलब परित्यक्त का मतलब पत्नी द्वारा त्याग, जिस और महिला को त्याग दिया गया, महिला को समान संपत्ति अधिकार से वंचित करते हुए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। मतलब क्या है कि कुछ धार्मिक रीति रिवाज बता करके जो तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, या पत्नी या पति द्वारा त्यागी गई महिलाएं हैं, उनको संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? यदि समुदाय में, ऑप्शन नंबर 1 है, यदि समुदाय में मानदंड लंबे समय से स्वीकृत हैं तो मामलों को तुरंत खारिज कर देना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं होगा। अगला ऑप्शन है, क्यों नहीं होगा? देखिए, समुदाय में मानदंड लंबे समय से स्वीकृत है। अरे समुदाय कुछ भी कहता हो, हमारा संविधान क्या कहता है हम उसके अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। देरी को कम करने के लिए मामलों को फास्ट ट्रैक अदालतों में भेजना चाहिए। दोस्तों ये तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं हुआ इसमें। आप क्या करेंगे, कोर्ट क्या करेगा वो नहीं। देखिए, लैंगिक अधिकारों का पर जिला जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। इसमें लैंगिक अधिकार वाला तो कुछ आया नहीं दोस्तों। तीसरा क्या, अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। मतलब जो अनुचित पारंपरिक रीति रिवाज हैं, जो उचित नहीं हैं, उन पर क्या कानून बने हुए हैं, हमें उनका क्या करना चाहिए, उन वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। मतलब लोगों को बताना चाहिए कि इस पर क्या कानून है और उन्हें कितना और कैसे वो संपत्ति में अधिकार है। तो ठीक है दोस्तों, हम उन्हें कानून बताएंगे कि कानून क्या कहता है, उसके अनुसार ही हम कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती है। मतलब क्या है कि वो जनजाति, जो कुछ जनजाति हैं जो पहले अपराधी रही हैं, तो अब तो वो सुधर गई हैं, लेकिन क्या है कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती है। मतलब क्या है कि कुछ जनजातियां हैं वो शिकायत करती हैं कि ये पुलिस वाले हमें या बाकी लोग हमें आदतन, उनकी आदत है कि वो लोग हमें क्या कैसे समझते हैं, वो लोग हमें समझते हैं कि हम अपराधी हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 है, बलात् कबूलनामे स्वीकृति की निगरानी के लिए निगरानी शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करेंगे। नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा आपका। अगला, वंचित जनजातियों के अधिकारियों को नियुक्ति करते हुए विविधता कोटा लागू करेंगे। नहीं दोस्तों, ये नहीं करेंगे आप। अगला क्या है, सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित स्थापित करने के लिए समुदायों के साथ बैठक करनी चाहिए। दोस्तों ये सबसे सही लग रहा है। मतलब क्या क्या कहना चाहता है ये ऑप्शन, सहभागिता दृष्टिकोण, मतलब लोगों का दृष्टिकोण बदलने के लिए कि ये लोग अपराधी नहीं है, ये आदतन अपराधी इन्हें मत समझिए। इसके लिए लोगों के दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित करने के लिए, मतलब सुधारने के लिए, स्थापित करने के लिए समुदायों के साथ आप बैठक करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि ये जो है ये आदतन अपराधी नहीं है, इन्हें आदतन अपराधी न समझा जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन होगा, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन होगा, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद
अदालत में जमा करना। उस दस्तावेज का नाम क्या है जो आप जांच करते हैं, जांच पूरी करने के बाद में जो अदालत में जमा करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं आरोप पत्र। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में इसे कहते हैं चार्ज शीट। आपने सुना होगा कि चार्ज शीट जमा होनी है, ठीक है दोस्तों, उसे कहते हैं चार्ज शीट। तो और हिंदी में कहते हैं आरोप पत्र, इसका ये ऑप्शन होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? मतलब कौन सा पहलू है जो आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है जिसलिए आप पुलिस बनना चाहते हैं, ठीक है। सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों पर त्वरित और कुशलता से प्रतिक्रिया करना, समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना, तीसरा सी निगरानी के लिए ड्रोन और कैमरे की जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करना, डी अपराध को रोकने के लिए पुलिस की दक्षता और गश्त बढ़ाना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए क्यों सही होगा? जब सामुदायिक पुलिसिंग आपको करनी है दोस्तों, तो इसमें आप ध्यान देंगे कि हमें समुदाय को साथ में लेके चलना होगा, ठीक है दोस्तों। समुदाय को जब आप साथ में लेके चलेंगे तो कैसे उनसे बातचीत करेंगे, उनका विश्वास जीतेंगे, उनके साथ तालमेल बनाएंगे दोस्तों, तभी आप उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं और उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत, मतलब क्या है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपको पता चलता है कि कहीं पर कुछ सामूहिक समूह कुछ समूह हैं जो पारंपरिक अपने धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ अधिकारों को कायम रखने वाले कानूनों को संशोधन में मांग करता है। मतलब इसके समलैंगिकता के लिए वो अधिकारों को कायम रखने वाले जो कानून बनाए गए हैं उनमें संशोधन की मांग करता है। तो दोस्तों आप ऐसे में क्या करेंगे? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन से चलते हैं हम लोग। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मानवाधिकार आयोगों से सीधे नियुक्त होने वाले प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं होगा। अगला, हिंसा की धमकी देने वाले कट्टरपंथी तत्वों को निरोधात्मक गिरफ्तारी करनी चाहिए। नहीं दोस्तों, आप गिरफ्तारी नहीं करेंगे ऐसे में। तीसरा, धार्मिक सिद्धांत मान्यताओं में सामंजस्य बिठाने के लिए सामुदायिक बैठक चर्चाएं करनी चाहिए। दोस्तों ये ऑप्शन हो सकता है। इसे समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। मतलब देखिए इसमें क्या करते हैं, आप सामुदायिक बैठक करते हैं, उससे भी जागरूकता फैलती है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर डी है आपका, सामुदायिक जीवन शैली को सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूकता अभियान। जब आप जागरूकता अभियान चलाएंगे तो उसमें ऑप्शन नंबर सी भी शामिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो यहाँ पर 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट समाप्त होती है। अब हम चलते हैं दोस्तों 18 तारीख की सेकेंड शिफ्ट की ओर दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं 18 तारीख की सेकेंड शिफ्ट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे के एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानूनों के अनुसार आप क्या करेंगे? भारत के जो किशोर न्याय कानून है उसके अनुसार आप क्या करेंगे? उसे गिरफ्तार और पुलिस स्टेशन में निरुद्ध करना चाहिए। नहीं दोस्त, आप उसे बच्चा है, गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। वो ऐसी गलती नहीं कर रहा है, वो भीख मांग रहा है। हो सकता है किसी कारणवश मांग रहा हो या उससे मंगवाया जा रहा हो। अगला क्या है, उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये आप डायरेक्ट उसे किशोर गृह में तब ले जाएंगे जब उसके माता पिता का आपको पता ही ना हो या वो बता भी ना पा रहा हो। अगला ऑप्शन है, उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये आपका ऑप्शन सबसे सही होगा। उसके माता पिता को आप बुलाएंगे, उसकी अभिरक्षा लेने के लिए उन्हें आप कहेंगे और उन्हें आप हिदायत भी देंगे कि वो आगे से अपने बच्चे से भीख नहीं मंगवाएं। ठीक है दोस्तों, तो यही कहता है हमारा कानून। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कॉलेज है, एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूहों के बीच में दो राजनीतिक समूह हैं, उनके बीच में झड़प हो जाती है। तो प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, तो हम ऑप्शन से चलते हैं। तो अब पहला ऑप्शन है, परिसर में जमाव पर
प्रतिबंध लगाने के लिए तुरंत धारा 144 लागू करना चाहिए? नहीं दोस्तों, तुरंत आप धारा 144 नहीं लागू करेंगे, पहले उसकी जानकारी लेंगे, शायद वो मामला सुलझ जाए। तो अगला ऑप्शन क्या है? सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भड़काने वालों को बिना वारंट गिरफ्तार करेंगे? नहीं दोस्तों, बिना वारंट किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। तीसरा ऑप्शन है मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, जब दो राजनीतिक समूहों के बीच में झड़प हुई है तो उनके बीच में मध्यस्थता करने के लिए छात्र नेताओं को शामिल करके उनके बीच में मध्यस्थता करा देनी चाहिए और उस लड़ाई को वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है उपद्रवियों को रोकने के लिए अति आवश्यक हो तो बल? नहीं दोस्तों, आप बल का प्रयोग नहीं करेंगे, वो छात्र हैं। तो आप ऑप्शन नंबर इसका सबसे अच्छा होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़कते, मतलब कहीं पर संवेदनशील इलाका है वहां पर जहाँ पे धर्म मुस्लिम जहाँ पे दंगे भड़क सकते हैं उसे संवेदनशील कहते हैं, जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? चलिए देखते हैं ऑप्शन। यदि समूह प्रतिबंधों का उल्लंघन करके पत्थरबाजी करते तो लाठीचार्ज का आदेश देना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों, लाठीचार्ज का आदेश नहीं देंगे। आपको क्या क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है, जिसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है, तो इससे रिलेटेड हम देखेंगे। हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने चाहिए? नहीं दोस्तों। अगला, सुलह और शांति की अपील करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ बातचीत करनी चाहिए? पूर्व के उपद्रवियों को निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए? नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये हर उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जा रहा है जिसमें दो समुदाय हैं, उनके बीच में झड़प हो रही, तो आप उनके बुजुर्गों को बैठाल करके उस समुदाय को उन्हें समझाएंगे और शांति की अपील करेंगे। जब वो नहीं मानेंगे तब आप आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको कल पिछले उसमें भी 4 क्वेश्चन मिले थे, इसमें भी मिले। दूसरा क्वेश्चन है शायद, एक पिछले नेता वाला था, छात्र नेता वाला, और एक ये है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा चैनल आपको ऐसे ही अच्छे कंटेंट प्रदान करता रहेगा। आप लोग हमारा साथ दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। और अपने जो भी डाउट है आप हमसे पूछिए, या हम इस कंटेंट में और क्या सुधार कर सकते हैं आप वो बताइए, हम जरूर सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, अस्पतालों में नवजात शिशु की चोरी के मामलों को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, प्रसूति वार्ड में आगंतुकों का प्रतिबंध लगाएंगे? नहीं दोस्तों, कोई मिलने आ रहा है आप उन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ठीक है, अगला क्या है, सुराग के लिए हिरासत में लिए गए अवैध व्यापारियों के फोन कॉल को अवरुद्ध करेंगे? अवैध व्यापारियों के फोन कॉल को अवरुद्ध करके कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करेंगे? जी हाँ दोस्तों, आप ये करेंगे। क्यों? क्योंकि लेबर रूम के आसपास जो भी अंदर से बाहर आ रहा है या जा रहा है, उसके पास जो सीसीटीवी कैमरा लगा है, आप उसका विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कौन बच्चा लेकर के गया, कौन नहीं गया। ठीक है, उससे आप इस चोरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप एक अधिकारी के रूप में दंगे के आरोपी एक राजनीतिक नेता, आप एक जांच अधिकारी हैं और दंगा हुआ है, उसके में जो आरोपी राजनेता है वो आपको प्रमोशन की पेशकश करता है और बोलता है कि आप मेरे आरोप वापस ले लीजिए और ये केस रफा दफा कर दीजिए और वो मैं आपका पदोन्नति मतलब क्या कहते हैं प्रमोशन करा दूंगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे ऐसे में? गुप्त रूप से रिश्वत लेने की इस बात धमकियों के आगे झुकने का नाटक करेंगे? नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। आप रिश्वत नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, आप ईमानदारी के साथ पूरी जॉब करेंगे। ठीक है, प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करेंगे? जी हाँ दोस्तों, जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको अपनाएंगे और निष्पक्ष जांच करेंगे, आप उस नेता को सजा दिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मुझे नहीं लगता आगे के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है, आप देख लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है,
तो आप क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, अब अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से आपको ये आरोप लगाया जाता है कि आप उनके खिलाफ ज़्यादा मामले दर्ज करते हैं या आप उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसे में क्या करेंगे? विध्वंसक खतरों को रोकने के लिए निगरानी उपायों को बढ़ाना चाहिए? नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा। सांख्यिकी गिरफ्तारी डेटा रुझानों को समीक्षा करके चिंताओं को स्वीकार करना चाहिए। मतलब ये सांख्यिकी गिरफ्तारी, जो आपने गिरफ्तारी की हुई है उनके रुझानों को समीक्षा करके चिंताओं को स्वीकार करना चाहिए। ये कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन एक बार हम क्वेश्चन और देखते हैं। आपको अल्पसंख्यक समुदाय में के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है प्रोफाइलिंग के लिए। ठीक है, अगला ऑप्शन है कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चा आयोजित करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप ये कर सकते हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इस अंतराल को, जो आपके कार्य करने में और लोगों की समझने में अंतराल है, आप उसको समझाने के लिए उस समुदाय के साथ चर्चा करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि आप क्यों कर रहे हैं और क्यों गिरफ्तारी कर रहे हैं, वो क्या गलतियां कर रहे हैं, उन्हें आप समझाने की कोशिश करेंगे और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी आप उन्हें अपनी सफाई देंगे। ठीक है दोस्तों, समुदाय में चर्चा करेंगे और उन्हें बताएंगे अपनी पूरी बात, अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि वो आपसे मिलजुल सकें और उनका विश्वास आप पर कायम हो सके। आपको विश्वास कायम रखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं। तो जब आप एक घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं, कैसे देंगे? मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करनी चाहिए या एक महिला सेल प्रतिनिधि से पारंपरिक चर्चा करानी चाहिए या या इसे अन्य रिपोर्ट किए गए हमले के मामलों के समान समझना चाहिए? नहीं दोस्तों, ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगला क्या है, विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित करना चाहिए? नहीं दोस्तों, आप करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप डायरेक्ट ऊपर नहीं भेज सकते, जब आपसे काम नहीं होगा तब आप ऊपर भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हमारा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं होगा दोस्तों। आप अपने क्या करेंगे, उस पीड़िता से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे ताकि आप इस केस की जानकारी इकट्ठा करके उस पर जांच कर सके। ठीक है दोस्तों, और उसे न्याय दिला सके। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक, मतलब आप एक पुलिस अधिकारी बन रहे हैं, तो आपने इसको क्यों चुना, आपने इस विभाग को और इस पद को क्यों चुना, ये बताना है आपको। ये शक्ति और अधिकार प्रदान करता है? ये गलत है दोस्तों। शक्ति अधिकार तो आपको प्रदान करता है, लेकिन शक्ति गलत रूप में होगी, गलत रूप में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो आप इस पर नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, अपराधियों को पकड़ने का उत्साह, बिल्कुल दोस्तों, उत्साह है आप पर, लेकिन सिर्फ अपराधियों को पकड़ने का नहीं बल्कि उन्हें सुधारने का भी। ठीक है, तो ये भी आपको कुछ सही नहीं लग रहा। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, ये नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है? नहीं दोस्तों, आप नौकरी सुरक्षा के लिए ये नौकरी नहीं करेंगे। आपका कुछ रीजन दूसरा है, इस वजह से करेंगे। रीजन क्या है? देश की सेवा करने का इस नौकरी पर अवसर मिलता है, तभी आप ये पुलिस अधिकारी की नौकरी ज्वाइन करते हैं। आपको यही मनोभावना बनाए रखनी है हमेशा, तभी आप अच्छे से कार्य कर पाएंगे। और आप अगर पैसे के लिए इस नौकरी में आना चाहते हैं तो बिल्कुल मत आइए। ठीक है दोस्तों, आप देश की सेवा करने के लिए इस नौकरी में आइए और इस नौकरी को एंजॉय करिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर बैंक नहीं है दोस्तों, ये बैंक नहीं है, ये है रैंक। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों? ये है रैंक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये रैंक, जो पुलिस में रैंक होती है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, डीएसपी, सीओ, जो भी रैंक होती है उसके लिए कह रहा है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उपनिरीक्षक के लिए, उपनिरीक्षक का मतलब क्या है दोस्तों? उपनिरीक्षक का मतलब होता है एसआई, सब इंस्पेक्टर। ठीक है दोस्तों, सब इंस्पेक्टर। ठीक है दोस्तों, सब इंस्पेक्टर होता है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रैंक चिन्ह पहनेंगे? तो आपको सभी को पता है एसआई के क्या होते हैं? 2 स्टार होते हैं, 2 सितारे।
इसको बोलते हैं डबल स्टार। ठीक है दोस्तों, तो आपको डबल स्टार इसमें वर्दी पर आपके यहाँ लगते हैं ना दोस्तों, कंधे पर यहाँ पे लगते हैं ना, आपके दोनों कंधे पर दो दो सितारे लगते हैं, एसआई के कंधे पर आप देखिएगा होते हैं। तो आपको वो होगा रैंक का चिन्ह, यही होता है। इंस्पेक्टर होता है उसके 3 सितारे होते हैं, कांस्टेबल होता है उसका कुछ नहीं होता, और हेड कांस्टेबल होता है यहाँ पर व्हाइट कलर की फित्ती होती हैं 3। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनी के बाद, एक पुलिस अधिकारी हैं, आप पर्याप्त चेतावनी के बाद हिंसक भीड़ पर मतलब कोई हिंसक भीड़ है, आप पर्याप्त पहले चेतावनी देते हैं, इसके बाद भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं और दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्रवाई गलत है। मतलब आपने आंसू गोली का प्रयोग किया, इसके बाद तितर बितर किया, तो इसके बाद में तितर बितर के करने के बाद में कौन सी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए आपको, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है, घटना स्थल पर बच्चे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं दोस्तों, आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, आपने पहले ही तितर बितर कर दिया है। इसके बाद यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप चिकित्सा सहायता प्रदान करेंगे। तीसरा, क्षेत्र में मीडिया को के प्रवेश को अनुमति देनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आप अनुमति देंगे, उसे मना नहीं करेंगे। पहचान के लिए वीडियोग्राफी करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, कौन सी उसमें हरकत कर रहा है उसको आप वीडियोग्राफी के तहत वीडियोग्राफी करिए। तो क्या नहीं कर सकते हैं दोस्तों, आप घटना स्थल पर बचे हुए लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन होगा, आप एक महानगरीय शहर के एक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक हैं। आप एक महानगरीय पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक हैं। आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस पर, आपका मतलब ट्रांसफर ट्रैफिक पुलिस पर कर दिया जाता है। ये 1 मिनट दोस्तों, सॉरी, जी हाँ, किसी कारण से आपका ट्रैफिक पुलिस पर स्थानांतरण कर दिया जाता है दोस्तों। तो आपको यातायात प्रवाह का प्रबंधन करना और नियमों को लागू करना, आपको लगता है यह आपके कौशल और अनुभव की बर्बादी, तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको जो जिम्मेदारी दी जाएगी आप पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे और उसका निर्वहन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। स्थानांतरण का विरोध, बिल्कुल देखिए विरोध आ गया, आप स्थानांतरण का विरोध कर ही नहीं सकते हैं, ये अनुशासन, इस पर आप पे अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी दोस्तों। ये अनुशासन वाली जॉब है, आपको अनुशासन बनाए रखना है। ठीक है, स्थानांतरण को एक अस्थायी रुकावट के रूप में नहीं, आप अस्थायी रुकावट नहीं, अपने जीवन में इसको रुकावट नहीं समझ सकते। आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए और स्वीकार कीजिए और फिर काम कीजिए। किसी अन्य पुलिस इकाई में अनुकूल स्थानांतरण पाने के लिए अपने प्रभाव, इन्फ्लुएंस को, संपर्कों का उपयोग करेंगे। नहीं दोस्तों, आप दूसरी जगह जाने के लिए नहीं कहेंगे। नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन की कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, आप यही करेंगे। जो आपको नई जिम्मेदारी दी गई है यातायात प्रबंधन की कौशलों की चुनौतियों को स्वीकार करेंगे और उनसे सीखने का काम करेंगे, और ये ऑप्शन नंबर डी और इसका सही होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालिक एक नियत काल के लिए विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन मिलता है, तो आप क्या करेंगे। उंगलियों के निशान से कोई छेड़छाड़ न हो, इसका ध्यान रखते हुए इसे कागज पर लपेटना चाहिए। इससे मोटे कपड़े थैले के अंदर रखना चाहिए ताकि विस्फोट में कोई क्षति न हो। इसके बाद एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप ये करेंगे। एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल जो विस्फोट हुआ है उसकी स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए ताकि आप उस पर आगे उसे जांच में, कार्रवाई में शामिल कर सकें और उससे अपनी जांच को बढ़ाने में उसकी सहायता ले सकें और उससे कुछ प्रूफ इकट्ठे कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, संगठित अपराधियों के खिलाफ, क्या है दोस्तों, संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन। आप उच्च जोखिम जो संगठित अपराधी हैं उनके खिलाफ एक
ऑपरेशन चल रहा है जो जिसमें आप गए हुए हैं, आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का मतलब कह सकते हैं लास्ट स्टेज का कैंसर है, तो आप क्या करेंगे? देखभाल के लिए परिचालन नेतृत्व की को अस्थायी रूप से स्थगित करना चाहिए। यह आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा। नहीं दोस्तों, ये नहीं कर सकते हैं। यह आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा, मात्र ध्यान केंद्रित करेंगे मात्र ऑपरेशन पर। किस पर? ऑपरेशन पर। ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित करना रखना चाहिए। यह है ऑपरेशन के कुछ नियोजन क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से सौंपना चाहिए। नहीं, आप ये भी नहीं करेंगे। ऑपरेशन पूरा होने तक टीम से जी नहीं दोस्तों, आप निजी जानकारी नहीं छुपा सकते हैं टीम से। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? बी। मतलब मैंने कहा था ना आपको कि आपको अपने परिवार और ड्यूटी दोनों को साथ में लेकर के चलना है, दोनों को किसी को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको ये समझाया हुआ था, तो इसमें भी वही करना है। आप आशा करते हैं, आप आशा करेंगे कि आपके परिवार का कोई अन्य सदस्य उनका इलाज कराएगा और आप इस ऑपरेशन में अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे, पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि ये ऑपरेशन सफल हो और वहाँ पर आपकी जीवन साथी का भी इलाज अच्छे से हो सके। आप धीरे से वहाँ भी गाइड करते रहेंगे अपने परिवारजनों को कि इलाज कैसे कराना है, कहाँ कराना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, टिक कर लीजिए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैंने 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट पहले वाली वीडियो में करा दिया था। 17 तारीख की सेकेंड शिफ्ट, वो सॉरी 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट इस वीडियो में करा दी। आगे जो क्लासें आएंगी दोस्तों वो चैप्टर वाइज आएंगी। मैं सारे चैप्टरों की थ्योरी प्लस क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और आपको मेंटल एप्टीट्यूड में पूरे नंबर दिलाने की मेरी गारंटी है। थैंक यू दोस्तों। अब हम यहाँ पर वीडियो को अपने समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अपना समर्थन देंगे, हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।